नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आज जो हम क्लास की चर्चा करेंगे वो है यूनिट 6 की थर्ड क्लास। इससे पहले जो दो क्लासें हैं वो आ चुकी हैं। हालांकि क्लासें अगर हम पूरी यूनिटों की बात करें तो काफी क्लासें आप लोगों के पास में पहुंच गई हैं, जो कि सुबह और शाम चल रही हैं। एक महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और एक महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर। ये जो महाकुंभ है ये आपके एमसीक्यू से संबंधित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी प्रारंभिक परीक्षा बस अब होने ही वाली है, उसी की जो क्लासें हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? यूनिट 6 की थर्ड क्लास। दोस्तों, इससे पहले की जो दो क्लासें थी वो आप लोगों ने देखी। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और वो पीडीएफ आपके बहुत ज्यादा काम का होगा जब आपकी एकदम परीक्षा नजदीक आ जाएगी, जब आपको याद करना है। और वो मिलेगा कब? जब आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम चालू करते हैं और देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो कैसा है। चालू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, प्लेलिस्ट बन गई है। आप लोग जाइए, जो भी क्लास आपको देखना हो या जो भी आपका जैसे हमारी जो 10 यूनिट है उनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उनसे संबंधित क्लासों को आप लोग वहां पर देख सकते हैं। एमसीक्यूज वहां पे आपके बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे, वो यूनिट जो आपकी होगी वो मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूं कि अब जो यहाँ पे क्लास है वो मिक्सअप क्वेश्चन की है। जैसे कि शुरुआत में जो हमारी क्लासें थी वो हम सिलेबस के अनुसार देख रहे थे, अब प्रत्येक यूनिट में जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब पूरे के पूरे क्या होंगे? मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है ना। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में पहला ही प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में बजट में क्या वृद्धि की गई है? बजट से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि अपन अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो तो पूछे ही जाएंगे बजट से संबंधित। तो क्या है भैया? मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में ये वृद्धि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वृद्धि। तो भैया वृद्धि जो है वो कितनी हुई है? 10% हुई है, 12%, 15%, 16%। बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। याद रखिएगा कितना जो वृद्धि है वो कितनी हुई है? 16% इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर से प्रश्न को एक बार मैं पढ़ देता हूं। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में बजट में क्या वृद्धि की गई है? 16% बढ़ाकर बजट को प्रस्तुत किया गया है। हर बार अगर हम देखें स्थितियां यदि सही चलती हैं तो बजट को बढ़ाकर ही पेश किया जाता है। उससे संबंधित प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट बढ़ाया गया है। ठीक है, 16% है। प्राणपुर नामक ग्राम कहां पर स्थित है? प्राणपुर नामक ग्राम कहां पर स्थित है? खजुराहो, ग्वालियर, अशोकनगर या खंडवा? तो यह प्राणपुर नामक जो ग्राम है वो कहां पर स्थित है? पहले तो हम ये जान लें किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहां पर हैंडलूम घड़ियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? हैंडलूम घड़ियां। इनके लिए ये वाला जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। ये है कहां? ये अशोकनगर में है। कहां पर है? अशोकनगर में है। इसको याद रखिएगा, ये अशोकनगर में है। ठीक है ना। प्राणपुर नामक जो ग्राम है, हैंडलूम जो घड़ियां हैं वो कहां पर मिलती हैं? यहीं पर अशोकनगर के प्राणपुर नामक ग्राम में मिलती हैं। ठीक है, पूछे जाने की संभावना है इस वाले प्रश्न की। आगे चलते हैं, आगे क्या है? खजुराहो के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यदि आप लोगों ने मेरी जो यूनिट 2 की क्लासें हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना, क्योंकि वहां पर ये जो मंदिर है मंदिरों से संबंधित हो गया, स्थापत्य से संबंधित हो गया, जितने भी फैक्ट हैं और उन फैक्टों को जोड़ के मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो यूनिट 2 वाली क्लासें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, वो देखना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके उसमें जो यूनिट 2 है एमपी से संबंधित है। यूनिट 10 में आएंगे जनजाति, वो भी एमपी से संबंधित है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लगभग में 40% आपका जो मेन जो कोर्स है इस पीएससी का वो यूनिट 2 हो गई है ना, यूनिट 10 हो गई, इन्हीं से, क्योंकि एमपी आना ही है। तो एमपी की अधिकतम चीजें, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, उनके मंदिर की बात कर लें, स्थापत्य की बात कर लें, उनके इतिहास की बात कर लें, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की बात कर लें या प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लें, वो सभी की सभी उन क्लासों में है। तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न पूछ रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? किसमें? चना में। तो देखिए दोस्तों, चना के उत्पादन में यदि हम मध्य प्रदेश का जो उत्पादन है, स्थान है, वो हम देखें तो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम किस मामले में हैं? तो हम तीसरे मामले में हैं। याद रखिएगा, चना उत्पादन के मामले में हम कौन से स्थान पे हैं? तीसरे स्थान में हैं। क्लियर है। अब यदि ये पूछ लिया जाता है कि भैया दलहन और तिलहन में हम किस मामले में हैं, तो दोनों में ही हम नंबर 1 पे हैं, दलहन में और तिलहन में। किस मामले में है?
प्रथम स्थान पर है, दलहन के मामले में और तिलहन के मामले में। यहीं आ जाए सोयाबीन के मामले में तो प्रथम स्थान पे है, सोयाबीन के मामले में प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा हीरा, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा, अफीम, इसमें भी हम कितने नंबर पे हैं? तो पहले नंबर पर हैं। क्लियर? बाकी अगर हम देखें तो चना उत्पादन में हम कौन से स्थान पे हैं? तीसरे स्थान पर हैं। क्लियर? आगे चले, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। एक बार फिर से समझ लें, दलहन तिलहन में नंबर 1 पे है, सोयाबीन में नंबर 1 पे है, हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, मैग्नीज, तांबा, अफीम, इनमें भी हम नंबर 1 पर हैं। ठीक है। कोयले में कौन से नंबर पे हैं? तो कोयले में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। कोयला के यदि हम उत्पादन की बात करें, किसके? उत्पादन की, तो उत्पादन में तो तीसरे नंबर में है, शब्द लग जाएगा सकल कोयला में। किसमें? सकल कोयला उत्पादन में, तो हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं। सकल कोयला उत्पादन में कौन से नंबर पे आ जाते हैं? चौथे नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। इसके अलावा पशुपालन में देख लिया जाए तो पशुपालन में हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। पशुपालन में कौन से नंबर पे आ जाते हैं? तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है। दूध में भी यदि देखें तो कौन से नंबर पे आ जाते हैं? तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। मत्स्य में देखें तो मत्स्य पालन में हम कौन से नंबर पे हैं? मत्स्य पालन में हम आ जाते हैं 16वें नंबर पे। मत्स्य पालन में कौन से? 16वें नंबर पे। पूरे देश में 0.5% ही हम मछलियों का उत्पादन करते हैं। कारण उसका एक ये भी है कि हम कहाँ पे हैं? सेंटर में हैं। मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में है, समुद्र से जुड़ा तो है नहीं। मछली पालन का सबसे ज्यादा जो काम होता है वो कहाँ पर होता है? समुद्र के किनारे होता है। वो बात एक अलग है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो मत्स्य पालन में 16वें नंबर पर आते हैं। आगे चलें, आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? असम, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और 2016 से ये चालू किया गया था। कब से चालू किया गया था? 2016 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। आगे चलते हैं। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 2023-24 की पूछ रहे हैं, है ना, क्योंकि यही आंकड़े हमारे लिए आएंगे। 2023 और 24 के ही आंकड़े इस बार जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो 2025 चल रहा है, अभी इसके आंकड़े आए ही नहीं है। 67, 64, 65 या 67, सॉरी 68 है ऊपर, फिर 64 है, 65 है, फिर 67 है। तो हम कौन से स्थान पे हैं? हम 67वें नंबर पर हैं। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन से नंबर पे है? 67वें नंबर पर है। फिर से समझे एसडीजी इंडेक्स, क्योंकि अभी इससे संबंधित एक और प्रश्न आएगा इसके आगे। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान है 68, 64, 65 या 67। तो कौन सा है? 67। अब देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न है। अब आ गया, बोला था एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में किस लक्ष्य में मध्य प्रदेश का एसडीजी स्कोर सबसे ज्यादा है? किस लक्ष्य में? एसडीजी 6 में जल और स्वच्छता, एसडीजी 7 में स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 12 में उपभोग और उत्पादन, एसडीजी जो 15 है उसमें भूमि पर जीवन। इसमें हम सबसे ज्यादा किस में हैं? तो याद रखिएगा हम हैं एसडीजी 12 यानी कि 12 उपभोग और उत्पादन में। इसका जो हमारा जो स्कोर है वो कितना है? 92। ऐसे कितने एसडीजी हैं? तो एसडीजी हैं कितने? टोटल है 17, है ना। इन्हीं 17 में अलग अलग क्षेत्र में देखा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ना, दूसरे राज्यों का, या कह सकते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन सा है। एक दिन अभी ही पेपर से पहले ही एक मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से पूरे एसडीजी जो है वो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा? एसडीजी 12 उपभोग और उत्पादन में हम सबसे ज्यादा हैं। स्कोर कितना कर रहे हैं? 92 स्कोर इसमें हम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, जैसा मैं हर बार एक प्रश्न छोड़ता हूं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक मात्रा में कहां पर होता है? ये प्रश्न है, उत्तर बताइएगा, नीचे लिखिएगा बॉक्स में। इसका आंसर क्या है कि अधिनियम कब पारित किया गया है? 64, 65, 69 या 72, यानी कि 1964, 1965, 1969 या 1972। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 1964। ये बार बार पूछा गया, ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी में ही सिर्फ अकेले ये पूछा गया हो, उसमें तो पूछा ही गया है। इससे पहले भी जो भी एमपी की जो परीक्षाएं होती हैं ये बार बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम। ठीक है ना। तेंदुपत्ते से क्या बनाया जाता है? तेंदुपत्ते का मुख्य उपयोग, जो बीड़ी जानते होंगे आप लोग, है ना, बीड़ी जो है
उसके ऊपर जो लपेटते हैं वही तेंदूपत्ता होता है ना, बीड़ी का जो पत्ता होता है वही तेंदूपत्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा होगा सागर में भी, जबलपुर में भी, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर घर घर में ये जो बीड़ी है ये बनाई जाती है। तो तेंदूपत्ता अपने आप में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सीखो, हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सीखो कमाओ योजना के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। सबसे पहले हमें प्रश्न को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी पूरा प्रश्न पढ़ता नहीं है, विद्यार्थी जो है वो पूरा प्रश्न पढ़ेंगे नहीं, प्रश्न को आधा पढ़ा और सीधा उसका आंसर देखने लगे और उसके बाद लगा आएंगे, बाद में फिर वो गलत हो जाता है। वो पूछ रहा है क्या नहीं है। यह देश की सबसे बड़ी व्यापक ऑन द जॉब ट्रेनिंग योजना है। दूसरा है इसका लाभ प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को मिलेगा। पात्रता की जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के दौरान 8,000 से 10,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर से समझते हैं, मध्य प्रदेश सीखो कमाओ योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। यह देश की सबसे बड़ी व्यापक ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये वाली बात तो सही है। इसका लाभ प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को मिलेगा, ये बात भी सही है। पात्रता आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है, यही बात इसमें गलत है। प्रशिक्षण के दौरान 8,000 से 10,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये बात भी सही है। ये जो सी वाला है, पात्रता आयु 18 से 35 है, ये 35 ना होकर 29 है। आप लोग देखिए जब ये चालू हुआ था तब बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने अपनी उम्र को पार कर लिया है, 30 प्लस हो गए हैं, वो लोग इसमें ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे कि यार हमारे लिए भी तो कुछ दो, सिर्फ अकेले जिनकी उम्र कम है उन्हीं के लिए दिया जाएगा क्या। तो याद रखिएगा 18 से 29 वर्ष ही इसमें निर्धारित की गई है उम्र। क्लियर, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या सही नहीं है ये बताना था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना किस संस्था के द्वारा पोषित है। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूनिसेफ या यूनेस्को के द्वारा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना किस संस्था के द्वारा पोषित है। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूनिसेफ या यूनेस्को। तो ये यूनिसेफ के द्वारा पोषित है, याद रखिएगा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। चूंकि शब्द शिक्षा लग गया है तो एशियाई विकास बैंक आएगा नहीं, बैंकों का यहाँ काम नहीं है, बैंकों का काम अनुदान देने का है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, यूनिसेफ इसका आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को का संबंध अधिकतम विश्व की जो धरोहर स्थलें हैं उनको संरक्षित करने का होता है ना, उनको उनकी देख रेख के लिए होता है। इसको याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन क्या है हम अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं यदि हमको इसके आसपास की जानकारी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने सिर्फ अकेले फैक्ट याद कर लिया, उस फैक्ट का मतलब परीक्षा से है। उस फैक्ट के आसपास की जो जानकारी है या हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो निश्चित तौर पर अब परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि जहां पर क्वेश्चन इस तरीके से डाल दिए जाते हैं उन्हीं से मेरिट बन जाती है। शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे 50 तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। क्यों, क्योंकि वो आप लोगों को रटे हुए हैं। पढ़ाई वाली जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ, वो तो अच्छे से आप लोग कर लोगे। पर बाद के जो प्रश्न होते हैं है ना, 50 के बाद में ये जो 20 प्रश्न है इन्हीं में खेल हो जाता है। इन्हीं को हमें किसी भी कंडीशन में करना और पूरी जो मेहनत है वो इन्हीं 20 प्रश्नों की है। क्लियर है। बाकी यदि हम शुरुआत देखें तो किसी भी परीक्षा में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, उन पर तुक्का ही चलता है। 10 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आते। 100 में से 100 आ जाएंगे तो किस काम की परीक्षा हुई यार, किस नाम की हुई, है ना। इसलिए याद रखिएगा हमें सिलेक्शन लेना है। पीएम ऊषा योजना, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिए। पीएम ऊषा योजना का संबंध है शिक्षक प्रशिक्षण से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्चतर शिक्षा से। बताइए क्या इसका आंसर होगा। पीएम ऊषा योजना का संबंध है शिक्षक प्रशिक्षण से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्चतर शिक्षा से। तो पीएम ऊषा योजना का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, उच्चतर शिक्षा से इसका संबंध है। किससे है, उच्चतर शिक्षा से इसका संबंध है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति। शब्द देखना, आप सिर्फ अकेले प्रसूति पे ध्यान देंगे गलत कराएंगे। आपको ध्यान देना है श्रमिक सेवा। हालांकि मैंने अभी यहाँ पे ऑप्शन ऐसे डाले हैं ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन वहां पे वो ऑप्शन ऐसे डाल देंगे तब आप गड़बड़ में हो जाओगे, कहीं ना कहीं गलत कराओगे। मुख्यमंत्री श्रमिक शब्द लग गया। सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शब्द है श्रमिक के लिए, हर किसी के लिए नहीं है ना। तो 12,000, 15,000, 16,000, 21,000। तो इसमें 16,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 16,000। मान लीजिए श्रमिक नहीं होता, सिर्फ अकेले प्रसूति सहायता योजनाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे जो रकम है वो बहुत कम है ना। तो अब फिर उस रकम को भी वो यहाँ पर डाल देते तो आप उस पर लगाते कि नहीं, यदि आपने श्रमिक शब्द को नहीं पढ़ा होता।
चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सांची से बहुत प्रश्न आते हैं, क्यों नहीं आएंगे यार? सांची आप देख रहे हो कि वहां पर स्तूप है, स्तूपों का संबंध सीधे सीधे बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो एक समय ऐसा था कि जब सभी कुछ बुद्धमय हो गया था। ये बात है अशोक के आसपास की, और अशोक के काल के बाद भी है, अशोक के काल से पहले भी है। तो देखा जाए बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश पुंज हैं, ज्योति पुंज हैं। सभी जगह पर कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था कि आज भी हम उनको देखते हैं तो काफी सारे जो क्वेश्चन है उनसे बनते हैं। और सांची से तो बनेंगे ही, क्योंकि सांची में मुख्यतः 3 प्रमुख स्तूप है, जिसमें एक जो स्तूप है उसमें तो बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। बाकी जो 2 स्तूप है उसमें उनके जो शिष्य हैं, है ना, जैसे मोगली पुत्र तिस्स हो गया, इनके अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर आप सांची जाएंगे तो आप देख के आएंगे कि वो एकदम, उसको बुद्ध की नगरी भी कहा जाता है ना। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ये विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ये किया गया है 2012 को। सांची से संबंधित आपको एक एक चीज करनी है। स्तूप है वो किसने बनवाए हैं? स्तूप बनवाने वाले व्यक्ति जो है वो है अशोक। बाद में इन स्तूपों का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? सुंगों के समय, पुष्यमित्र सुंग। भरूच स्तूप तो सीधा सीधा पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ही बनवाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलें। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी MPRRA को निधि देता है? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी MPRRA को निधि देता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, IMF या एशियाई विकास बैंक? क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न को एक बार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी MPRRA को निधि देता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक। याद रखिएगा ADB, ये है जो एशियाई विकास बैंक, ये देता है। ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत संघ, रूस, ये तो आप लोगों को रटा ही होगा, जर्मनी, जापान या अमेरिका। तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है या किसके सहयोग से की गई है? तो सोवियत संघ, रूस के जो सहयोग है उससे की गई है। खाली रूस भी आ सकता है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स बार बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? उज्जैन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या विदिशा? मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की सूरज धारा योजना का संबंध है। मध्य प्रदेश की जो सूरज धारा योजना है इसका संबंध किससे है? सिंचाई से है, खेतों के विकास से है, खाद्यान्न फसलों से है, विपणन से है। तो सूरज धारा जो योजना है इसका जो संबंध है वो किससे है? खाद्यान्न फसलों से। मध्य प्रदेश की सूरज धारा योजना का जो संबंध है वो कहां से है? खाद्यान्न फसलों से, कृषि से संबंधित है। जो खाद्यान्न फसलें हैं उन्हीं से ये संबंधित है। क्लियर? देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आसपास के जो इसमें ऑप्शन है ना, वो कितने पास में नजर आ रहे हैं। सिंचाई, ये भी खेतियों से ही संबंधित है। खेत का विकास तो सब्जी उन्होंने दे दिया। विपणन हो गया, क्योंकि व्यापार तो होगा ही विपणन, तो मतलब व्यापार लेन देन विपणन हो गया। इसीलिए याद रखना ये खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए पात्रता आयु है। चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसका मतलब क्या है? उद्योग के लिए यदि आपकी इच्छा है तो आप उद्योग के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से अनुदान ले सकते हैं, है ना, ऋण के रूप में। अपना खुद का कुछ उद्यम या उद्योग हो गया या आपका खुद का अपना धंधा हो, उसको एक अच्छे लेवल पर चालू कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए जो पात्रता आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष से 40 वर्ष, 18 वर्ष से 45, 18 से 50, 18 वर्ष से 55। तो इसकी जो सही पात्रता आयु है वो है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। क्लियर? कुछ बातें इसमें और हैं। व्यक्ति जो है वो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए। भाई 12वीं पास तो जरूरी है कि नहीं है? अब आपने उतनी पढ़ाई ही नहीं की तो फिर आप कैसे किसी उद्योग को या किसी धंधे को आप चालू कर पाओगे, है ना। और क्या है, साथ ही साथ 12 लाख तक की उसकी आय भी होनी चाहिए। भाई अब जब सरकार से पैसा लोगे
सरकार दे रही है तो वो लेगी भी तो, अब आपके पास में कुछ आय का स्रोत ही नहीं है तो कहाँ से चुकाओगे, बताओ। तो इसलिए वो लोन भी उन्हीं को दिया जाता है जिनका आधार जो है वो मजबूत हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। कार्यशील जनसंख्या के संबंध में कथन, कार्यशील जो जनसंख्या है उसके संबंध में कथन। ऐसी जनसंख्या जो किसी ना किसी व्यवसाय में संलग्न है कार्यशील जनसंख्या है। बात तो सही है, ठीक है भैया। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक जनसंख्या कार्यशील है। चलो देखते हैं सही है कि नहीं है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जो जिला है वो डिंडोरी है, ये बात भी सही है। अब नीचे दिए गए हैं विकल्प, हमको देखना है कौन कौन से सही है। केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, सभी को सही कर दिया जाए, या केवल 1 और 3 सही है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। कार्यशील जनसंख्या के संबंध में कथन, ऐसी जनसंख्या जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न है कार्यशील जनसंख्या है, ये सही बात है भाई, उसी को तो कार्यशील कहेंगे जो किसी न किसी कार्य में लगी हुई है। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक जनसंख्या कार्यशील है। ये वाली जो बात है ना, ये यहां पर गलत है दोस्तों। मध्य प्रदेश की 43% जो जनसंख्या है वो कार्य में संलग्न है, सिर्फ अकेले कितनी है 43%। तो अब ये तो गलत हो गया। अब सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी है, तो ये भी सही है। अब इसमें कौन कौन से सही हो गए, ये भी सही कर देते हैं, पहला और तीसरा। तो जो डी वाला है यही इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है। सही मिलान करिए, मिलान करना है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, प्रथम शुगर मिल, प्रथम कपड़ा मिल, प्रथम कागज का कारखाना। चलिए भैया, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है, तो ये तो हो गई भैया बानमौर, ठीक है। प्रथम शुगर मिल कहां पे है, तो ये हो गई भैया जाबरा। प्रथम कपड़ा मिल, तो ये कहां पर हो गई कपड़ा मिल। ये हो गया भैया बुरहानपुर। और प्रथम कागज का कारखाना कहां है, तो ये हो जाता हमारा क्या नेपानगर। क्लियर, एक बार और देख लेते हैं। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बानमौर, बानमौर कहां पे है दोस्तों, ग्वालियर वाले क्षेत्र में, ठीक है। प्रथम शुगर मिल ये कहां पे है, तो ये हो गया जावरा। क्लियर। अब प्रथम कपड़ा मिल कहां है, तो बुरहानपुर। और प्रथम कागज वाला जो कारखाना है वो कौन सा हो जाता है, नेपा नगर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, पूछ लिए जाते हैं दोस्तों ये वाले प्रश्न। एक गलती हो गया पूरे गलती हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सही जोड़ियों को बहुत ध्यान से लगाना है। 2 गलती का मतलब पूरी गलती हो गया, 1 गलती का मतलब पूरी गलती हो गए, और क्या है ना। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थित है बैतूल, बागरौंदा, पीथमपुर या मंडीदीप। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थित है बैतूल में है, बागरौंदा में है, पीथमपुर में है या मंडीदीप में है। तो ये कहां पर है दोस्तों, ये पीथमपुर में स्थित है, ठीक है ना। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना जो है वो कहां पर स्थित है, पीथमपुर में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न कैसा है, क्या कह रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश का पहला यूनिटी मॉल कहां बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल कहां बनाया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में हमने देखा है कि जो असमंजस्य वाली चीजें थी, कुछ फसलें यहाँ हो रही हैं, कुछ यहाँ हो रही हैं, इकट्ठी उत्पादित ही नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से ये वाली योजना लाई गई थी। सबसे पहले ये कहां से चालू होती है, आता है ये वाला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद। तो सबसे पहले तो इसको उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, फिर इसको मध्य प्रदेश में लागू किया, और मध्य प्रदेश में ये 2023 से लागू है। क्लियर है ना, मध्य प्रदेश में ये लागू है। अब है क्या, उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जो जिले हैं उनके अपने अपने उत्पाद हैं, यही है एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा दिल्ली, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। तो ये कहां बनाया जाएगा, उज्जैन में बनाया जाएगा। दिल्ली मैंने इसलिए ऑप्शन में डाला था दोस्तों, दिल्ली, क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो दिल्ली अपने आप ध्यान में आ जाता है। जैसा मैंने डाला है ऐसे ही पीएससी में भी डाल दिया जाता है, तो वो भी वहां दिल्ली डाल सकते हैं, या देश के कोई एक महत्वपूर्ण स्थान का नाम लिख देंगे जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, वहां पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा उज्जैन। चलिए आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन दक्ष का संबंध है आधुनिक शिक्षा व शिक्षण शास्त्र, नागरिक सेवा पहुंच, कौशल विकास, बेरोजगार, स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में
मिशन दक्ष का संबंध है। दक्ष का मतलब जैसे हम किसी चीज में दक्ष बन रहे हैं, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? आधुनिक शिक्षा शिक्षण शास्त्र से, नागरिक सेवा पहुंच से, कौशल विकास बेरोजगार से, स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन से। तो कौशल विकास बेरोजगार से, ठीक है ना, कौशल विकास और बेरोजगारी से। दक्ष, जब आप दक्ष हो जाएंगे, किसी चीज में प्रवीण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपका विकास भी होगा, और आप यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार भी आप लोगों को मिल जाएगा, है ना, आपके काम के अनुसार। तो ये दक्ष का जो संबंध है वो किससे हो गया? कौशल विकास और बेरोजगारी से। अभी और भी ऐसे आएंगे। अब देखिए दूसरे वाले प्रश्न को देखो। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन बोधि का संबंध है। बोधि का मतलब किससे है? बोधि किसको कहा जाता था? बुद्ध को कहा जाता था। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध, बोधि, बोधि का मतलब सीधा ज्ञान से है। अब जब ज्ञान है तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, आधुनिक शिक्षा शिक्षण शास्त्र है, नागरिक सेवा पहुंच है, कौशल विकास बेरोजगार है, स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन है। तो यहाँ पर बोधि का मतलब ज्ञान से है, तो ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन निरामय का संबंध है। निरामय का मतलब जैसे हम बोलते हैं नहीं है कि जो आपकी काया है निरोगी रहे, निरामय रहे, यानी शरीर स्वस्थ रहे। तो आधुनिक शिक्षा व शिक्षण शास्त्र है, ये तो होगा नहीं, ये तो बोधि का हो गया। नागरिक सेवा पहुंच, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। कौशल विकास बेरोजगार, दक्ष को हम देख ही चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन, तो स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन का संबंध किससे है? निरामय से है। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन जनगण का संबंध किससे है? जनगण, ये ऐसा है, जनगण, क्लियर है? जनगण। तो आधुनिक शिक्षा व शिक्षण शास्त्र है, नागरिक सेवा पहुंच है, कौशल विकास व बेरोजगार है, स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन है। तो जनगण का जो संबंध है वो क्या है? नागरिक सेवा पहुंच, नागरिक सेवा पहुंच। इन चारों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं। मिशन अर्थ का संबंध है शिक्षा एवं स्वास्थ्य से, सुशासन से, भौतिक अधोसंरचना से, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से। मिशन अर्थ का जो संबंध है वो किससे है? अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? धन। तो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से। इन 5 प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग समझ पाए। यहां से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन दक्ष का संबंध किससे है? दक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से जब दक्ष होंगे, किसी काम में प्रवीण होंगे, किसी काम में कुशल होंगे, तो निश्चित तौर पर रोजगार भी हमको मिलेगा, हमको काम मिल जाएगा। तो यह है कौशल विकास और बेरोजगार से संबंधित। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं ताकि आप लोग जोड़ पाओ, है ना। अब बोधि का संबंध, तो यदि बोधि का मतलब ज्ञान से है, ज्ञान यानी शिक्षा है, तो आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र, क्लियर। फिर है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन निरामय का संबंध। निरामय किससे संबंधित हो गया? स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन से। निरामय किससे संबंधित हो गया? स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन से। चलिए आगे चलते हैं। अब जनगण, जनगण का संबंध किससे हो गया? जनगण का जो संबंध है वो है नागरिक सेवा पहुंच से। किससे है? नागरिक सेवा पहुंच से, ये वाला है। चलिए आगे चलते हैं। मिशन अर्थ का संबंध, जैसे मैंने बोला अर्थ यानी धन, यानी अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से संबंधित है मिशन अर्थ का संबंध। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है। शरीफा किस जिले का एक जिला उत्पाद है? शाजापुर, सिवनी, रायसेन या राजगढ़? तो शरीफा यानी सीताफल। शरीफा किसको बोलते हैं? सीताफल। आप लोगों ने खाया होगा सीताफल, काफी अच्छा फल होता है ये, है ना, सीताफल। तो ये है सिवनी का। कहां का? सिवनी, सिवनी। चलिए, शरीफा किस जिले का एक जिला उत्पाद है? तो सिवनी का है। कहां का है? सिवनी का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसल क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? 32, 30, 35 या 45? मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र की बात चल रही है, उसमें फसल क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? 32% है। कितना है दोस्तों? 32% है। प्राथमिक क्षेत्र में भी कृषि का योगदान पूछ रहा है, खाली प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र में भी कृषि का योगदान कितना है ये पूछ रहे हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के 52 जिलों के कुल कितने उत्पादों को अद्वितीय उत्पादन के रूप में शामिल किया गया है? बार बार पूछा जाता है। 52 यहाँ है, 32 आपको याद रख लेना है। 32, 35, 38, 39, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 32। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के कुल कितने उत्पादों को अद्वितीय उत्पादन के रूप में शामिल किया गया है? तो 32 उत्पादों को अद्वितीय उत्पादन के रूप में शामिल किया गया है। चलिए
बदरवास कपड़ा जैकेट किस जिले का एक जिला उत्पाद है? बदरवास कपड़ा जैकेट कहाँ का है? ओमकारेश्वर, रतलाम, टीकमगढ़ या शिवपुरी? तो कहाँ का है? शिवपुरी का है। बदरवास कपड़ा जैकेट जो है वो कहाँ मिल रही है भैया? शिवपुरी में मिल रही है, इसको याद रखिएगा। बदरवास कपड़ा जैकेट पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ना। जैसे उज्जैन में बटिक प्रिंट है ना। दूसरी जैसे बुरहानपुर है, बुरहानपुर में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? केला। बुरहानपुर, यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद में क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हालांकि इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो क्लासें चल रही हैं है ना, एमसीक्यूज वाली। एमसीक्यूज क्लासों के बाद में फिर प्रत्येक यूनिट में जो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है पूछा ही जाएगा, आना ही है। कुछ चीजों से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, उनकी एक ट्रिक लेके आएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। जैसे एक जिला एक उत्पाद हो जाएगा, कभी हम स्थापत्य वाली चीज को देख लेंगे। तो इस प्रकार की क्लासें आप लोग के पास में आएंगी, वहां से चीजें आपको क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अभी तो आप लोग एमसीक्यूज को देखें। चलिए, बोरगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, पांडुआ में या सिवनी में? बोरगांव औद्योगिक केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। बोरगांव औद्योगिक केंद्र कहां स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे का है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1976, 1867? ये तो हो ही नहीं सकते है ना। और 1876 ये भी नहीं है, यानी 67, 76 ये दोनों गलत हैं। 1967 और 1976 यहीं पे समस्या आ जाती है। देखिए सिर्फ अंक अकेले को पलट दिया है, आंसर तो इसका देखा जाए तो 1967 है। आसियान की स्थापना है ना, थाईलैंड की बैठक हुई थी। थाईलैंड की बैठक में कहीं ना कहीं आसियान की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। 1967 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये क्लास है, यहाँ पर आज वाले जो प्रश्न थे पर्याप्त हैं, इनको आप लोग अच्छे से करिए। फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब आप वहां से जुड़ जाएंगे तो ये जो पीडीएफ है हल करी कराई, बिना हल करी कराई का कोई मतलब ही नहीं है, हल करी कराई आपको मिल जाएगी। और अब मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि इसी की 4th क्लास होगी। आप लोग क्लासों को देखते रहिए, और जब ये एमसीक्यूज लगभग में हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही हो जाएंगे, उसके बाद में आप लोगों को फिर इसी में जैसे कि अलग अलग चीजें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ही, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से लेके आऊंगा, ताकि आपको कम समय में वो चीजें याद हो जाएं। क्योंकि उद्देश्य मेन क्या है? पेपर को फाइट करना, पेपर को निकालना। क्लियर है? चलिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।